गुड इवनिंग दोस्तों, रिमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोहिनूर के इतिहास पर, क्योंकि कोहिनूर का इतिहास जो है यह लगभग 5000 वर्षों का इतिहास है। कोहिनूर को महाभारत काल से भी जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कोहिनूर हीरा जो है महाभारत काल के समय भी था, यानी कि कृष्ण के समय भी यह हीरा था, लेकिन उस समय जो है इसका नाम कोहिनूर हीरा नहीं था। संस्कृत भाषा में, संस्कृत ग्रंथों में जो है इसका उल्लेख श्याम अंतक हीरे के नाम के रूप में उल्लेख होता है। इसका श्याम अंतक हीरे के रूप में जो है इसका उल्लेख महाभारत काल में किया गया है। चूँकि दुनिया में जब भी अमूल्य रत्न या पत्थरों की बात उठती है तो अगर कोहिनूर हीरे का जिक्र न किया जाए तो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, क्योंकि कोहिनूर हीरा का ही एक अपना इतिहास रहा है और यह हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। सुर्खियों में बने रहने का कारण, चूँकि इस पे समय समय पर जो बातें उठती हैं, जो मांग उठती है, इस पे अलग अलग देश के द्वारा जो है इस पे अपना आधिपत्य बताया जाता है। जैसे भारत कहता है कि ये हमारा रहा है, ये हमारा है। चूँकि ये कोहिनूर है, यह गोलकुंडा या कोल्लूर की खानों से, गोलकुंडा यह हीरा जो है गोलकुंडा या कुल्लूर की खानों से निकला है और यह जो है आंध्र प्रदेश में खाने हैं। यह खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी के तट पे बसा यह शहर आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ से जो है ये हीरा निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है इस पे अधिकार किसका होना चाहिए? भारत का ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस पे दावा जो है अपना पेश करता है अफ़गानिस्तान भी, ईरान भी और पाकिस्तान भी। क्योंकि यहाँ से देखेंगे भारत से ये हीरा ईरान गया, ईरान से अफ़गानिस्तान आया, अफ़गानिस्तान से ये हीरा जो है लाहौर आया और लाहौर से जो है यह फिर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो हर देश के द्वारा इस पर अपना आधिपत्य बताया जाता है। इसके द्वारा जो है यह हमेशा चर्चा में बना रहता है। क्योंकि कोहिनूर हीरा जो है, यह हीरा न तो कभी बेचा गया है और न तो यह कभी ख़रीदा गया है। सिर्फ या तो जो है एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को नजराने के तौर पर दिया गया है, या तो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक पे युद्ध करके जो है उससे जीता गया है। क्योंकि ये कभी आज तक बिका ही नहीं हीरा, आज तक ना इसे किसी ने बेचा है और ना ही इसे कभी किसी ने ख़रीदा है। किस किस शासकों से यह संबंधित रहा हीरा, इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। और इस हीरे के साथ एक अजीब घटना भी जुड़ी हुई है। यह हीरा जो है इसको श्रापित हीरा भी कहा जाता है। इसको श्रापित कहा जाता है। क्यों श्रापित कहा जाता है? क्योंकि यह हीरा कहा जाता है कि यह हीरा जो है जिसके पास आएगा या जिसके पास रहेगा, ठीक, अगर ये हीरा महिलाएं धारण करती हैं तो महिलाओं को तो ये हीरा सूट करता है, लेकिन यदि कोई पुरुष धारण करेगा, यदि इस हीरे को कोई पुरुष धारण करेगा तो उसकी शक्ति में वृद्धि होगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, साथ ही साथ वह दुनिया पे हुकूमत करेगा, दुनिया पे उसकी हुकूमत होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ उसका बुरा वक्त भी शुरू हो जाएगा। अभी आपको इसका प्रमाण देखने को मिलेगा, आगे चलेंगे हम लोग। तो चूँकि पहले यह सिर्फ एक हीरा था, इसका नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था। कोहिनूर का मतलब होता है, जो अरबी या फ़ारसी में जो है कोहिनूर का मतलब होता है कोहे और नूर, ये दो शब्दों से बना है। कोहे का मतलब होता है पहाड़, कोहिनूर का मतलब होता है पहाड़, और नूर का मतलब होता है रोशनी। नूर का मतलब होता है रोशनी, यानी कि रोशनी का पहाड़। रोशनी का पहाड़ जो है इसका शाब्दिक अर्थ है कोहिनूर हीरे का। कोहिनूर हीरे का जो है शाब्दिक अर्थ है रोशनी का पहाड़, यह अरबी या फ़ारसी भाषा में। चूँकि कोहिनूर शब्द जो दिया गया है वह सबसे पहले नादिर शाह के द्वारा दिया गया। नादिर शाह, चूँकि नादिर शाह ने जब इस हीरे को देखा तो उसके मुंह से जो है ये शब्द निकला कि कोहिनूर, यानी कि ये तो पहाड़ की रोशनी है, या रोशनी का यह एक पहाड़ है। चूँकि सबसे पहले इसको अगर हम बात की जाए तो बाबरनामे में इसका उल्लेख भी है हीरे का, कोहिनूर हीरे का। जब हुमायूं ने जो है बाबर से पूछा
कि इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी। 2 बार जो है ऐसा माना जाता है कि इसकी कीमत लोगों ने आंकने का प्रयास किया है। तो एक बार जब हुमायूं ने बाबर से पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी, हुमायूं ने, तो बाबर ने कहा इस कोहिनूर, इस हीरे का, चूँकि इस समय जो है जब ये हीरा बाबर के पास आया तो इसका नाम पड़ा बाबर हीरा, बाबर हीरा, बाबर हीरा इसका नाम पड़ा। तब हुमायूं ने जब ये हीरा इनको दिया अपने पिता बाबर को, तो उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हीरे की कीमत पूरे विश्व को, या तो जिसके हाथ में लठ होगी, यानी कि जिसके हाथ में हुकूमत होगी, यह हीरा उसी के पास होगा, जिसके हाथ में हुकूमत होगी यह हीरा उसी के पास होगा। और इस हीरे की कीमत जो है वह पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं उनको 2.5 दिन का भोजन जो है आराम से इस हीरे को बेच करके दिया जा सकता है या कराया जा सकता है। और एक बार जब इसका मूल्य आकलन करने की कोशिश की नादिर शाह ने, तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि हम अफ़गानिस्तान के 5 सबसे शक्तिशाली लोगों को बुलाएं और उनके हाथ में एक एक पत्थर दें और उनसे कहें कि 4 लोग चारों दिशाओं में उस पत्थर को पूरी ताकत के साथ फेंकें और 5वां जो हो वो ऊंचाई में पूरी ताकत के साथ फेंकें। जितनी ऊंचाई और जितनी दूर वो लोग पत्थर फेंक सकते हैं उतने पूरे डिस्टेंस में, पूरे एरिया में हम जितना सोना, चांदी, मोती, जितने जवाहरात हों भर सकें, उसकी कीमत जो है इसके बराबर होगी, इस हीरे के। तो इस तरह से लोगों ने इसका आकलन करना चाहा, ठीक, इस तरह से। इसके बाद अगर हम बात करें कोहिनूर हीरे की, तो मैंने बताया कि इसका जिक्र महाभारत काल से ही है। ये कहाँ से निकाला गया है, क्योंकि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से यह हीरा निकाला गया है। और यह हीरा कुछ दिनों तक जो है मालवा के शासक के पास भी रहा, और मालवा के शासक से यह हीरा आया प्रताप रुद्रदेव। क्योंकि प्रताप रुद्रदेव जो है यह वारंगल का शासक था, काकतीय वंश का शासक जो था ये प्रताप रुद्रदेव था। चूँकि जब यह हीरा इसके पास आया तो ऐसा मैंने बताया कि ये कहानियाँ प्रचलित ही थी कि ये हीरा जिस किसी के पास भी आएगा वह धीरे धीरे उसकी हुकूमत बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ उसका बुरा दौर भी प्रारंभ हो जाएगा। जब ये हीरा इसके पास आया तो इसने तेज़ी से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, लेकिन यहीं इसके मतलब हीरे ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। और चूँकि यहाँ अगर उत्तर भारत में देखें, चूँकि ये वंश जो था दक्षिण भारत में था और उत्तर भारत में सल्तनत वंश की जो है नींव पड़ गई थी, सल्तनत वंश की नींव पड़ गई थी। इसके बाद जो है खिलजी वंश चल रहा था उत्तर भारत में, खिलजी वंश जो है चल रहा था, और एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है उसका एक सेनापति था मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण भारत का अभियान किया जाता है, दक्षिण भारत का अभियान किया जाता है। और वह जो है आक्रमण कर देता है, इनके ऊपर चढ़ाई कर देता है और प्रताप रुद्रदेव को वह परास्त कर देता है, प्रताप रुद्रदेव को वह परास्त कर देता है। और फलस्वरूप क्या होता है कि वह हीरा जो है तोहफे के रूप में जो है वह मलिक काफूर को भेंट करता है प्रताप रुद्रदेव। और मलिक काफूर जो है वह हीरा ला करके अलाउद्दीन खिलजी को जो है वह सौंप देता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के भी धीरे धीरे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और सल्तनत कालीन से होते हुए, चूँकि यह अलाउद्दीन खिलजी के बाद एम्बेटी के पास आता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह हीरा कहाँ आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पास आता है। और उसने जो है यहाँ भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद चूँकि तुगलक के बाद आगे देखेंगे तो जब बाबर जो है अपने आत्मकथा बाबर नामा में उसने लिखा है कि किस तरह से जो है हुमायूं ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करके सारी दौलत को उसने जो है अपने कब्जे में कर लिया। और ग्वालियर के शासक के द्वारा जो है यह कोहिनूर हीरा हुमायूं को भेंट किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया
ये कभी ना खरीदा गया है, ना कभी बेचा गया है, या तो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को यह तोहफे के रूप में दिया गया है, नजराने के रूप में दिया गया है, या तो फिर जो है एक शासक के द्वारा दूसरे शासक से युद्ध करके जो है परास्त करके ये जीता गया है। तो ग्वालियर के राजा के द्वारा जो है यह दिया गया किसको, इसको दिया गया हुमायूं को, और हुमायूं जो है ये हीरा ला करके अपने पिता बाबर को सौंप देता है। चूँकि यह हीरा उस समय 793 कैरेट का था। यह हीरा उस समय कितने का था? 793 कैरेट का था। इसका जो वेट था वह 793 कैरेट का था। इसके बाद हुमायूं अपने पिता बाबर को सौंप देता है। चूँकि अब यहाँ हीरा यहाँ भी अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर देता है, असर दिखाना शुरू कर देता है, और बाबर के भी धीरे धीरे क्या होता है, लगातार 4 वर्षों में इसके 4 युद्ध में विजय किया, और दुर्भाग्य से जो है इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यह हीरा सल्तनत कालीन से होते हुए मुगलिया सल्तनत में आ जाता है। मुगलिया सल्तनत में बाबर से यह हीरा आ गया शाहजहाँ के हाथ में। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल सल्तनत में अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने कभी भी इस हीरे को अपने पास नहीं रखा। यानी कि इस हीरे को सिर्फ शाही खजाने का ही हिस्सा रखा, उसने अपने पास नहीं रखा। और हिंदुस्तान में जो है अकबर बादशाह की हुकूमत पॉपुलरिटी जो है सभी शासकों में सबसे ज़्यादा रही है, ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद शाहजहाँ के पास ये हीरा आया, और शाहजहाँ ने क्या किया कि शाहजहाँ के दिमाग में आया कि उसने सोचा कि हम अपने लिए एक ऐसा सिंहासन बनाएं, अपने लिए एक ऐसे सिंहासन का निर्माण कराएं जो सिर्फ मोतियों यानी कि रत्नों से ही बना हो। और इसने सैयद गिलानी और उसकी टीम के द्वारा, सैयद गिलानी और उसके सहयोगियों के द्वारा 7 वर्ष में जो है उसने एक सिंहासन बनाया, सिंहासन का निर्माण किया, जिसका नाम उस समय था तख्त-ए-मुर्शा। जिसका नाम क्या था? तख्त-ए-मुर्शा। और यह सिंहासन तमाम जो है आभूषणों से यह बनाया गया था, ठीक। और बीच में आगे चल कर के जो है यह हीरा भी उसी में जड़ दिया गया। आगे चल कर के इसी तख्त-ए-मुर्शा का नाम पड़ा तख्त-ए-ताउस। तख्त-ए-ताउस, या तो इसी को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। इसके बाद यह हीरा, चूँकि यह हीरा जो है अभी तक तो शाहजहाँ के पास है, लेकिन उसने क्या किया कि यहाँ भी उसने जो है अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि इसकी बेगम यानी कि मुमताज़ महल की भी मृत्यु हो जाती है, और इसके अपने ही बेटे औरंगजेब के द्वारा जो है इसको नज़रबंद कर लिया जाता है, और आगे चल कर के इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हीरे का ही असर था, ऐसा माना जाता है कि ये हीरे का ही असर था। और ये हीरा जो है अब औरंगजेब के पास आ गया, तो औरंगजेब ने सोचा कि क्यों ना जो है थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डेकोरेट किया जाए, यानी कि इसकी चमक को वापस करने के लिए जो है औरंगजेब ने सोचा, उसने वेनिस शहर के एक जौहरी को यह काम सौंपा। वेनिस इटली का एक शहर है, और वहाँ का एक जौहरी था जिसका नाम था बोर्जिया को जो है यह काम सौंपा। लेकिन जैसे ही बोर्जिया ने यह कार्य प्रारंभ किया हीरे को तराशने का, वैसे ही ये हीरा जो है वह अनाड़ी निकला, और वह कई टुकड़ों में टूट गया। जो हीरा अभी 793 कैरेट का हुआ करता था, अब वह टूट करके जो है 186 कैरेट का हो गया। यानी कि लगभग जो है 6 गुना छोटा हो गया लगभग। ये हीरा जो 793 कैरेट का हुआ करता था, वह अब मात्र कितने का हो गया? 186 कैरेट का। और इस बात से जो है औरंगजेब बहुत नाराज़ हुआ इस जौहरी पर, और कहा जाता है कि उस समय जो है इसने लगभग 10,000 रुपये का जो है इसने भारी जुर्माना भी इस पे लगाया। 10,000 रुपये का भारी जुर्माना जो है बोर्जिया के ऊपर लगाया, ऐसा कहा जाता है।
इसके बाद यह औरंगजेब से होते हुए यहाँ हीरे ने यहाँ भी अपना जो है असर दिखाना शुरू किया। इसके बाद चूँकि मुग़ल कालीन धीरे धीरे अब यहाँ से पतन के दौर पे चल रहा था, और इसके बाद उत्तरवर्ती मुग़ल वंश के शासक का शासन आता है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह वही रंगीला जो था, तो मोहम्मद शाह के पास ये हीरा आ गया। यह हीरा कहाँ गया? मोहम्मद शाह के पास आ गया, और इसने यहाँ भी जो है अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद क्या होता है कि नादिर शाह वही जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और 1739 में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया। नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया, और इसने दिल्ली में पूरा कत्लेआम किया। चूँकि नादिर शाह, अगर आप मैप में देखेंगे तो चूँकि ये भारत है और ये जो है ईरान है, और ईरान का ही था नादिर शाह। ईरान से अफ़गानिस्तान आया, और अफ़गानिस्तान से होते हुए इसने जो है भारत पे अटैक किया, और ये दिल्ली है, और यहीं पे जो है मुग़ल काल चल रहा था, मुग़ल वंश शासन कर रहा था। तो इसने क्या किया कि इस पे अटैक किया, और वर्षों की लगभग जो पूरा 200 से 300 के आसपास जो है इसने मुग़ल के अलग अलग शासकों के द्वारा जितनी सारी दौलत इकट्ठा की गई थी, एक पल में ही ये सारी दौलत जो है वो किसकी हो गई? नादिर शाह की हो गई, जिसमें कोहिनूर हीरा भी था। कोहिनूर हीरा प्लस तख्त ए ताउस, कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस, यानी कि सभी जितना जो है सभी दौलत थी, वो सारी दौलत किसकी हो गई? तो वह नादिर शाह की हो गई। और सभी दौलत को लेकर के कत्लेआम करके जो है दिल्ली में यह वापस चला जाता है ईरान। और ईरान में जैसे ही जाता है, चूँकि अब हीरा जो है इसी समय जब इसने पहली बार देखा था, तो इसी ने नादिर शाह के द्वारा ही जो है यह नाम दिया गया था कोहे नूर, यानी कि रोशनी का जो पहाड़ है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब यह हीरा लेकर के अपने वतन वापस जाता है, तो इसने हीरे ने क्या किया कि वहाँ भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और जब रंग दिखाना शुरू कर दिया, तो वहाँ जो है राजनीतिक अस्थिरता के चलते इसके अपने लोगों के द्वारा ही जो है 1747 में लगभग इसकी हत्या कर दी जाती है। 1747 में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली जो है इसका सेनापति था। इसने क्या किया कि इसके अल्पवयस्क पुत्र को इसने क्या किया कि उसको राजा घोषित किया, और उसका स्वयं संरक्षक बन गया। और उसने क्या किया कि उसके पुत्र ने वह हीरा अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिया। वह हीरा जो है उसने सौंप दिया। और वह हीरा क्या हुआ कि अब अहमद शाह अब्दाली से होते हुए वह हीरा आ गया अहमद शाह दुर्रानी के कब्ज़े में आ गया। यानी कि अहमद शाह दुर्रानी जो उस समय अफ़गानिस्तान में जिसकी हुकूमत थी, अहमद शाह दुर्रानी के पास। इसके बाद ये हीरा यहाँ भी इसने असर दिखाना शुरू किया। और इसके बाद क्या होता है कि अहमद शाह दुर्रानी की मौत हो जाती है, और अहमद शाह दुर्रानी से होते हुए यह हीरा उसके पुत्र शाह शुजा दुर्रानी के हाथों में आ जाती है। उसने जो है यहाँ भी अपना रंग दिखाना शुरू किया, और फलस्वरूप क्या हो जाता है कि अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। ठीक, अफ़गानिस्तान में एक मोहम्मद शाह नाम का व्यक्ति जो है तख्ता पलट कर देता है, और पूरी की पूरी सल्तनत जो है वह शाह शुजा के हाथों से निकल करके वह उसके पास चली जाती है। किसी तरह से जो है यह जान बचा कर के हीरे के साथ वापस आ जाते हैं। कहाँ? लाहौर। चूँकि लाहौर आ जाते हैं, इसके बाद लाहौर आ जाते हैं, तो यहाँ पे शासन कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह। इसके बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। कहा जाता है कि जो है महाराजा रणजीत सिंह भी कोहिनूर हीरे के बारे में काफ़ी सुने थे, कोहिनूर हीरे के बारे में उन्होंने भी काफ़ी सुना था। इसके बाद उन्होंने
ये हीरा जो है शाह शुजा दुर्रानी महाराजा रणजीत सिंह को सौंप देता है, और महाराजा रणजीत सिंह को जब सौंप देता है तो उसके बदले में वो जो है उनका राज्य वापस दिलाने में सहायता करते हैं। लेकिन कहीं और भी जो है कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब शाह शुजा दुर्रानी और उसका परिवार को लाहौर जेल में कैद किया गया था सिखों के द्वारा, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, तो महाराजा रणजीत सिंह तब तक भूखा प्यासा रखते हैं उसे जब तक कि वह हीरे के बारे में बता नहीं देता है। अब इस तरह से यह हीरा जो है, यानी कि ईरान भारत, यानी कि भारत से, दक्षिण भारत से यह हीरा आया उत्तर भारत में, उत्तर भारत से हीरा दिल्ली सल्तनत से ईरान पहुंचा। अब ईरान से जो है यह अफ़गानिस्तान आ गया, और अफ़गानिस्तान से यह अब लाहौर आ गया। चूँकि इस समय लाहौर पाकिस्तान का क्षेत्र है, लेकिन उस समय जो है पाकिस्तान नामक कोई राष्ट्र नहीं था, तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, और इसकी हुकूमत थी महाराजा रणजीत सिंह की। कहा जाता है कि उस समय महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसी शक्ति थे जिनको अजेय समझा जाता था, जिनके नाम से जो है अंग्रेज़ भी खौफ खाते थे। ऐसा माना जाता था कि महाराजा रणजीत सिंह जो है ये अजेय हैं, इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन यह हीरा जब इनके पास आया तो इसने वहाँ भी रंग दिखाना शुरू कर दिया, और रंग दिखाना जब शुरू कर दिया तो कहा जाता है कि धीरे धीरे ये बीमार होने लगे। लास्ट में क्या होता है कि इनको पैरालाइज, मतलब कि लकवा भी मार जाता है। और जब देखें, चूँकि यहाँ ईस्ट इंडिया भी आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना प्रारंभ कर दिया था भारत में। तो भारत में कोई ऐसा शासक था नहीं अब मजबूत, क्योंकि यही एक महाराजा रणजीत सिंह थे, जो कि अब इनकी भी स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो चुकी थी। तो भारत में तेज़ी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। एट लास्ट में क्या होता है कि अंग्रेज़ जो है चढ़ाई कर देते हैं, अंग्रेज़ जो है महाराजा रणजीत सिंह पे चढ़ाई कर देते हैं, और फलस्वरूप जो है महाराजा रणजीत सिंह क्या होते हैं कि परास्त हो जाते हैं। और जब महाराजा रणजीत सिंह परास्त हो जाते हैं तो ये कोहिनूर हीरा और इनके पुत्र भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो फलस्वरूप क्या होता है कि ये हीरा जो है अब आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि जो शाह शुजा दुर्रानी था ये 1809 में जो है इसने 1809 में ये हीरा जो है इसने महाराजा रणजीत सिंह को सौंपा था। तो काफ़ी दिन तक जो है ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास था। आगे चल कर के जो है इसने क्या किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया, क्योंकि इस समय जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड डलहौजी का था। टाइम पीरियड किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था, और ये हीरा जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो ये समझते थे कि ये कोहिनूर हीरा हमारे किसी काम का तो है नहीं, क्यों ना जो है ये हीरा महारानी को सौंप करके, महारानी को जो है सौंप करके बदले में उनसे कुछ व्यापारिक अधिकार ही प्राप्त कर लिया जाए। तो फलस्वरूप जो है लॉर्ड डलहौजी क्या करता है कि अपने जो है शर्ट के आस्तीन में इस हीरे को सिलवा करके जो है ये लेके जाता है इंग्लैंड, ब्रिटेन लेके जाता है, और ये हीरा जो है महारानी को सौंप देता है। चूँकि ये श्रापित हीरे के बारे में महारानी ने भी सुना था कि अगर कोई स्त्री धारण करती है इस हीरे को तो उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि कोई पुरुष अगर धारण करता है तो यह जो है उसकी धीरे धीरे हुकूमत समाप्त होने लगती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं था तो विश्व के लगभग आधे देशों पर ब्रिटेन की हुकूमत थी। विश्व के लगभग, ये सोचने वाली बात है कि विश्व के लगभग आधे देशों पर ब्रिटेन की हुकूमत थी। कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इसका मतलब है कि लगभग हर देशों में, हर महाद्वीपों में लगभग उसका जो है उपनिवेश था। यानी कि वही मतलब कि अगर विश्व के आधे देशों पर इसकी हुकूमत थी तो इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि जब ये हीरा महारानी के पास आया तो महारानी ने इसको अपने ताज में जड़वा दिया, लेकिन यहाँ धीरे धीरे हीरे ने असर दिखाना अपना प्रारंभ कर दिया, और फलस्वरूप क्या होता है कि यह हीरा धीरे धीरे
अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। और जब ये हीरा ब्रिटेन में गया तो इसका शेप महारानी को पसंद नहीं आया और वहाँ पे भी लगभग 40 दिन तक इस हीरे पे काम किया गया। 40 दिन इस हीरे पर जो है एक डच जौहरी के द्वारा कार्य किया गया। और यह जो हीरा अभी 186 कैरेट का हुआ करता था, यह हीरा जो 186 कैरेट का हुआ करता था, अब वह 105.6 कैरेट का हो गया। 186 कैरेट का जो हीरा वह मात्र 105.6 कैरेट का रह गया। यानी कि 3 बार जो है इसका विघटन हुआ, 3 बार ये हीरा जो है टूटा। और ऐसा कहा जाता है कि ये हीरा पहले से और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा, यह हीरा पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा। और वर्तमान आज भी जो है ये महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। इसके बाद यह 3 टुकड़ों में, यह हीरा जो है 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। 2 टुकड़े महारानी के ताज में लगे हुए हैं, जबकि एक टुकड़ा जो है लंदन के टावर ऑफ लंदन के सिविल हाउस में, यानी कि म्यूजियम संग्रहालय में जो है रखा गया है। और कहा जाता है कि एक बार जो है प्रदर्शनी के लिए इसे खोला भी गया था और इतनी ज़्यादा जो है लोगों की भीड़ जुटी थी इसे देखने के लिए, जो अब तक सबसे ज़्यादा जो है किसी भी वस्तु को देखने के लिए इतनी विशाल भीड़ पहली बार इतना इकट्ठा हुई थी। और कहा जाता है कि एक बार लगभग 60-65 वर्ष पहले जो है हांगकांग में एक हीरे की नीलामी हुई थी जिसका नाम था ग्राफ पिंक हीरा, जो कि $46 मिलियन में बिका था। जो कितने में बिका था? $46 मिलियन में बिका था। और जिसका वेट था 24.78 कैरेट था। और जबकि शुरुआत में यह कितने का था? 793 कैरेट का कोहिनूर हीरा। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लोगों के द्वारा यह लगाया गया कि इसका रेट जो है कितना हो सकता है। अगर 24 कैरेट का हीरा 86 मिलियन डॉलर में गया तो 793 कैरेट का हीरा कितने मिलियन डॉलर में जाएगा, या 186 कैरेट का हीरा कितने मिलियन डॉलर में जाएगा। इसके बाद जब ये हीरा ब्रिटेन में गया तो यहाँ पे भी उसने क्या किया कि असर दिखाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे एक एक करके जो है जो ब्रिटेन की विश्व के आधे देशों पे जो है हुकूमत हुआ करती थी, धीरे धीरे इसका साम्राज्य संकुचित होता गया और एक एक करके जो है इसके उपनिवेश जो थे वो इसके हाथों से निकलना प्रारंभ हो गए। इसके बाद जो है उसने वहाँ भी अपना असर दिखाया। लेकिन इसके बाद महारानी ने एक कानून पास किया कि यदि ब्रिटेन में भविष्य में कोई राजा बनता है, तो यह हीरा वह राजा धारण नहीं करेगा, बल्कि उसकी पत्नी जो होगी महारानी वह इस जो है ताज को ग्रहण करेंगी। यानी कि ये परंपरा बन गई है कि इस ताज को कोई पुरुष धारण नहीं करेगा, सिर्फ महिला ही धारण कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस श्रापित हीरे के बारे में महारानी ने भी सुना था। इसके बाद जब देश जब आज़ाद हुआ तो मांग उठने लगी कि भाई किस तरह से जो है, क्योंकि ये हमारे देश की एक धरोहर हुआ करती थी, एक अमूल्य धरोहर। तो इसे जो है लाने के लिए समय समय पर बातें होती रही। एट लास्ट में जब पाकिस्तान के पीएम थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो उन्होंने जो है मांग की कि ये हीरा जो था, चूँकि ये हीरा लाहौर से जो है लंदन गया था। ये हीरा कहाँ से गया था? लाहौर से लंदन गया था। तो इस पे जो है पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान का अधिकार है, तो ये हीरा जो है पाकिस्तान को लौटाना चाहिए। इसके बाद ईरान ने कहा कि यह हीरा चूँकि नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था, तो ये हीरा जो है इस पे किसका अधिकार है? तो ईरान का है। इसके बाद अफ़गानिस्तान ने भी इस पे दावा किया, दावा किया कि यह हीरा जो है यह अफ़गानिस्तान की संपत्ति है, यह हीरा अफ़गानिस्तान की संपत्ति है, इसे जल्द से जल्द जो है अफ़गानिस्तान को सौंप देना चाहिए।
जबकि भारत भी समय समय पर जो है इस हीरे को वापस लाने के लिए मांग करता रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अभी तक ये हीरा जो है लाया नहीं जा सका है किसी भी देश के द्वारा जो है, चूँकि इसका आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये भारत का हिस्सा है, क्योंकि भारत की खानों से निकाला गया है, तो इस पर अधिकार किसका है, तो भारत का ही है। तो इस तरह से जो है ये हीरा भारत को ही सौंपा जाना चाहिए। ये हीरा किसको सौंपा जाना चाहिए, तो भारत को ही सौंपा जाना चाहिए। इस तरह से जो है लगभग इस टॉपिक से इससे जितने भी टॉपिक थे, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना थी, लगभग हमने पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर किया। इस कोहिनूर हीरे का जो पूरा इतिहास था, लगभग हमने 5000 वर्षों का इतिहास जो है पूरा खंगाला और आपके सामने पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा प्रस्तुत किया। और इस तरह से जो है ये टॉपिक हमने देखा कि किस तरह से कैसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया, और उत्तर भारत से यह कैसे जो है ईरान गया, ईरान से जो है यह कैसे फिर अफ़गानिस्तान आया, अफ़गानिस्तान से यह लाहौर आया, और लाहौर से जो है ये कैसे लंदन पहुंच गया। यानी कि लगभग ये 4 देशों की यात्रा करते हुए, 3 देशों की यात्रा करते हुए चौथे देश यानी कि ये लंदन में वर्तमान समय में ये हीरा वहाँ पे म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो कैसे कैसे किस तरह से कहाँ से किस शासक से द्वारा होते हुए यह कब कैसे कहाँ पहुँचा, तो इस तरह से हमने पूरा टॉपिक डिटेल से कवर किया। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।